नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पर। और आज हम जो है टॉपिक पे बात करेंगे रिट L2 साइंस परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैं मेरे YouTube चैनल पे रिट L2 साइंस से संबंधित अन्य ऑनलाइन क्लासेस और मॉडल पेपर्स अपलोड कर चुका हूं, तो होम पेज पे जाकर आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं परमाणु संरचना से संबंधित। तो परमाणु की संरचना को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए गए। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था वो परमाणु और अणु से संबंधित था, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर जो है आप उसको देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पे आपको जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप वही वीडियो देखें परमाणु और अणु से संबंधित, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। और इस वीडियो में हम परमाणु मॉडल्स के बारे में बात करेंगे कि परमाणु को समझाने के लिए किस तरह के मॉडल्स दिए गए। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, थॉमसन मॉडल जो है सबसे पहले दिया गया परमाणु को समझाने के लिए। और थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु जो है एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से गढ़े होते हैं जैसे तरबूज में बीज। जैसे हम तरबूज के बारे में जानते हैं, वाटरमेलन उसको बोलते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं उसकी तुलना इससे इलेक्ट्रॉन से की। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बीज की तरह होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और ये धन आवेशित गोला होता है। तो थॉमसन ने इतना सा बात बोला कि जो परमाणु होता है वो धन आवेशित गोला होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, वो बीज के समान जो है उसमें धसे हुए या गड़े हुए होते हैं, जैसे कि तरबूज में जो बीज होते हैं। तो इनमें जो कुल धन आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋणावेश के बराबर पाया जाता है, जिससे कि परमाणु की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो ये थॉमसन ने बताया इतनी सी बात, लेकिन ये जो मॉडल है वो परमाणु की सभी रासायनिक गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद जो नया मॉडल आया फ्रेंड्स, वो आया रदरफोर्ड मॉडल, जिसको नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ये है, नाभिकीय मॉडल है। इसने जो है अल्फा कणों का उपयोग किया था। इसने अल्फा कणों की बौछार की। सोने का जो पतली झिल्ली है उसके ऊपर जो है इसने अल्फा कणों की बौछार की, और उसमें इसने कुछ प्रेक्षण और निष्कर्ष बताए कि किस तरीके से परमाणु में व्यवस्था पाई जाती है। तो इसने सबसे पहले बताया कि एल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग इसने किया। इसने बताया कि अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली पन्नी जो होती है, सोने की पतली पन्नी, उससे बिना विचलित हुए सीधे गमन कर गए। अधिकांश जो एल्फा कण थे वो कैसे थे, वो सोने की जो पतली पन्नी थी उससे अधिकांश जो है सीधे गमन कर गए। इस तरीके से जो हम बता रहे हैं ये सीधे गमन कर गए। तो इससे इसने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है उस परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त पाया जाता है। ये उसको कैसे पता चला, जब उसने अल्फा कणों की बौछार की और वो सीधे गमन कर गए अधिकांश अल्फा कण। और अल्फा कण जो होता है दोस्तों हीलियम से रिलेटेड होता है, ये इसका ये सिंबल होता है हीलियम 2He4 जिसको बताते हैं, He2He4। ये अल्फा कण होते हैं, इनकी बौछार इसने की थी। दूसरा इसने देखा कि कुछ कण अपने मार्ग से विचलित होकर भिन्न भिन्न कोणों पर चले गए। जैसे कि ये कुछ कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हुए, इस तरीके से ये विचलित इस तरीके से विचलित पाए गए। कुछ कण इस तरह के थे जो अपने मार्ग से विचलित हुए। और लास्ट में इसने देखा कि बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 में से एक कण ऐसे थे जो टकराकर वापस आ गए। बहुत ही कम कण ऐसे थे, यानी कि 20,000 में से एक कण ऐसा था, ये इस तरह से ये जो कण है ये टकरा के वापस आ गया सेंटर से। तो उसके आधार पे जो है इसने खोज की नाभिक की। तो नाभिक की जो खोज की वो रदरफोर्ड ने ही की थी। और फिर उसके बाद इसने बताया कि परमाणु का जो भार है उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। परमाणु का जो भार है वो किसमें केंद्रित रहता है, नाभिक में केंद्रित होता है। ये जो बीच वाला जो पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज, इसको नाभिक कहा, और इसमें जो है इसका भार केंद्रित रहता है। और नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है। नाभिक का आयतन बहुत कम रहेगा, किसकी तुलना में, परमाणु के आयतन के तुलना में। नाभिक के चारों तरफ रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, यह भी इसने बताया था। तो सोने की पतली पन्नी पर इसने प्रयोग किया, जिसमें कि जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा रहते हैं, लेप लगाए रखते हैं उस पर, और उन पे जो इसने अल्फा कणों की बौछार की, जिसके आधार पर इसने नाभिक की खोज की। तो इस प्रकार से हमने ये रदरफोर्ड के मॉडल का अध्ययन किया।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में। और ये जो मॉडल है वो निल्स बोहर वैज्ञानिक ने दिया था, उसने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए उसी के नाम पर इसको बोहर मॉडल कहा जाता है। इसने रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रह गई थी उनको सुधार करके परमाणु के बारे में जानकारी दी और परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया। तो इसने क्या बताया दोस्तों, इसने बताया कि जो परमाणु होता है उसमें बीच में नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों तरफ जो होता है इस तरीके से गोलाकार वर्ताकार कक्षाएं पाई जाती है, इनको कक्षा भी कहा जाता है। ये जो गोलाकार में नजर आ रहा है इनको कक्षा भी कह सकते हैं, कोश भी कह सकते हैं और ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। इन गोलाकार कक्षाओं में या ऊर्जा स्तर में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इसने दो तरह के बलों की बात की, एक तो अपकेंद्रण बल और एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल। उन दोनों बलों की इसने बात की और उन दोनों को बलों को मिलाने के बाद एक नया फॉर्मूला बताया। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उनको कक्षा भी कहते हैं, कोश भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी। और उन दोनों बलों को बराबर करने के बाद इसने एक सूत्र निकाला, mv स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। एम का मतलब जो है यहाँ पर द्रव्यमान से है, वी वेग है, जेड जो है परमाणु क्रमांक है, ई आवेश है और आर जो है त्रिज्या से संबंधित होता है। इसने इन गोलाकार कक्षाओं को एन से डिनोट किया और इसका नंबर दे दिया। जैसे फर्स्ट जो गोलाकार कक्षा है इसको जो है इसने एन इक्वल टू 1, फिर एन इक्वल टू 2, 3, 4 इस तरीके से इसमें कक्षाएं पाई जाती है या ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। इनको के एल एम एन ओ से भी डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट कक्षा आ रही है नाभिक के बाहर, के बोलेंगे, फिर उसको एम एल बोलेंगे, फिर एम बोला जाएगा, फिर एन बोला जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊर्जा स्तर इसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात इसने कही कि यदि एम द्रव्यमान युक्त कोई इलेक्ट्रॉन है और वो आर त्रिज्या वाली गोलाकार कक्षाओं में वी वेग से चक्कर लगाता है, मतलब यहां पर हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है इस कक्षा में ये वी वेग रख रहा है, आर त्रिज्या में चक्कर लगाता है और इसका जो द्रव्यमान है वो एम है। तो उसके लिए इसने कहा कि उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग जो होता है उसको एम वी आर से बताते हैं। कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इसने एक फॉर्मूला दिया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहां पर एन का मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है आगे तक इस तरीके से। फिर इसने तीसरी बात कही ऊर्जा अंतराल से संबंधित यानी ऊर्जा स्तरों से संबंधित। तो अगर जैसे हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो पहला जो ऊर्जा स्तर आ रहा है उसकी ऊर्जा होगी E1, दूसरा जो आएगा E2, तीसरा जो आएगा E3 और चौथा ऊर्जा स्तर आएगा E4। इस तरीके से हम इनकी ऊर्जा को बता सकते हैं। अब अगर हम देखें तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करना चाहता है, मतलब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाहता है, तो इसके लिए उसको ऊर्जा की जो है आवश्यकता होगी। और अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो वहां पर वो ऊर्जा का जो है उत्सर्जन करेगा। तो इन दोनों में हम तुलना कर सकते हैं कि ऊर्जा अंतराल क्या आएगा। तो उस ऊर्जा अंतराल का जो मान है उन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य वो h न्यू के बराबर होना चाहिए। जैसे कि डेल्टा जो बताता है ये अंतराल को बताता है, ई का मतलब ऊर्जा होता है यानी डेल्टा ई यानी कि ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे कि अगर हम E1 और E2 दो ऊर्जा स्तरों की बात करें और इनके मध्य ऊर्जा अंतराल देखना चाहें तो E1 का निम्न ऊर्जा अंतराल होगा और E2 जो है उच्च ऊर्जा अंतराल पे होता है। तो उच्च में से हमें निम्न को घटा देना है, यानी कि E1 E2 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें डेल्टा ई तो E2 माइनस E1 आएगा। अगर हम देखना चाहें E2 और E3 के लिए, E2 और E3 के लिए अगर डेल्टा ई बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे, E3 माइनस E2, यानी हमें जो है उच्च ऊर्जा जो है पहले रखनी है और निम्न ऊर्जा जो है बाद में रखनी है, निम्न ऊर्जा स्तर। अगर हम बनाना चाहें E3 और E4 के बीच तो हम लिखेंगे E4 माइनस E3। इनका जो वैल्यू आएगा वो h न्यू के इक्वल होना चाहिए। h यहाँ पर प्लांक स्थिरांक होता है और न्यू जो है आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है वर्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों तरफ, उसके लिए बोर ने जो है 3 तरह के फॉर्मूले दिए, जैसे कि त्रिज्या से संबंधित फॉर्मूला, वेग से संबंधित फॉर्मूला और ऊर्जा से संबंधित फॉर्मूला। तो अगर हम इसमें देखें उस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो R इक्वल टू फॉर्मूला होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसकी जो इकाई होगी वो आर्मस्ट्रांग होगी, यानी यहाँ पर R का जो मान आएगा हमारे पास वो आर्मस्ट्रांग इकाई में आएगा। यानी कि इस सूत्र के द्वारा हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए।
और इसमें हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो एन की वैल्यू, एन क्या है हमारे पास यहाँ पर, कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर, कौन से में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, तो एन का मान वहां से रखना है। और जेड जो है परमाणु क्रमांक है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से अगर वेग हमें निकालना है तो वेग हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2.188 इंटू 10⁻8 और जेड अपॉन एन। इसकी जो इकाई होगी वेग की वो होगी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड में हमारा ये आंसर आएगा। तो यानी वेग का सूत्र हो गया 2.188 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन, आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। फिर हम तीसरी बात कर लेते हैं ऊर्जा के बारे में। अगर हमें ऊर्जा देखनी है तो ऊर्जा को ई से बताते हैं हम, और ई इक्वल टू सूत्र आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये जो आंसर हमारा आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मतलब ऊर्जा का जो उत्तर आएगा उसकी इकाई होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सूत्र होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जैसे हम हाइड्रोजन के लिए करके देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु उनको दे रखा है और हम मान लेते हैं कि हमें इसकी पहली कक्षा में ऊर्जा निकालनी है। अब पहली कक्षा में अगर हमें ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा का सूत्र हम ये लगा देंगे, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है जेड, वो कितना होता है 1, नंबर 1 पे आता है ये आवर्त सारणी में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -13.6 इंटू परमाणु क्रमांक का मान 1, जेड जो है परमाणु क्रमांक है यहाँ पर, उसका स्क्वायर बटा पहली कक्षा में पूछ रहा है, पहली कक्षा में यानी कि n बराबर 1, पहली कक्षा का मतलब 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा में अगर हम ऊर्जा की बात करें हाइड्रोजन के लिए तो उसका उत्तर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम आर निकालना चाहें इस सूत्र से 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड से, जो उत्तर आर्मस्ट्रांग में आएगा, तो हम आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.529 इंटू एन जो है पहली कक्षा यानी 1 का स्क्वायर बटा जेड यानी परमाणु क्रमांक, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 0.529 आर्मस्ट्रांग। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा में ऊर्जा भी निकाल सकते हैं और त्रिज्या का मान भी इन सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो है परमाणु संबंधित मॉडल के बारे में जानकारी हासिल की, जैसे कि थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर मॉडल के बारे में जाना। तो इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं आपको प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लें, ऑन करके और ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे ही मैं रेट लेवल 2 या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफाई हो जाएगा मोबाइल पे। और अदर वीडियो भी हमने जो है चैनल पे अपलोड कर रखे हैं रेट लेवल 2 ऑनलाइन क्लास और मॉडल पेपर संबंधित, तो आप वो चैनल पेज पे जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित कोई अगर क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।